1920 के पहले की फिजिक्स। सीधे प्रेजेंट दृष्टिकोण से शुरू करना थोड़ा कठिन है, इसलिए हम पहले यह देखेंगे कि 1920 के पहले चीज़ें कैसी दिखती थी और फिर उस पिक्चर से कुछ बातें अलग करके समझेंगे। 1920 से पहले हमारी जो वर्ल्ड पिक्चर थी वह कुछ इस प्रकार की थी। ब्रह्मांड जिस स्टेज पर चलता है वह था 3 डायमेंशनल स्पेस, जैसा कि यूक्लिड के ज्योमेट्री में बताया गया है। और इस मंच पर, इस स्टेज पर घटनाएं टाइम नामक माध्यम में घटित होती है। इस स्टेज पर जो तत्व मौजूद थे वे थे पार्टिकल्स, जैसे कि एटम्स, जिनकी कुछ विशेषताएं थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी इनर्शिया। अगर कोई पार्टिकल गति में है तो वह उसी दिशा में गतिशील बना रहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स कार्य ना करे। दूसरा प्रमुख तत्व था फोर्स, जिसको उस समय 2 प्रकारों में बांटा गया था। एक अत्यंत जटिल और विस्तृत प्रकार, इंटरैक्शन फोर्स, जो अलग अलग एटम्स को विभिन्न कॉम्बिनेशंस में बांधता था। यही फोर्स ये तय करता था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नमक तेजी से घुलता है कि धीरे। दूसरा फोर्स था एक लॉन्ग रेंज इंटरैक्शन, एक शांत और स्थिर प्रकार का अट्रैक्शन, जिसकी तीव्रता डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी और जिसे ग्रेविटेशन कहा जाता था। ये नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उस समय ज्ञात था और बहुत ही सरल माना जाता था। लेकिन ये क्यों होता है कि चीज़ें गति में बनी रहती हैं, या ग्रेविटेशन का नियम क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है, यह उस समय किसी को पता नहीं था। प्रकृति का वर्णन ही वह चीज़ है जिसकी हम यहाँ जांच कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक गैस और वास्तव में सारा मैटर अत्यंत गतिशील पार्टिकल्स का समूह होता है। इस तरह समुद्र के किनारे खड़े होकर जो कई बातें हमने देखी, उन्हें अब हम तुरंत जोड़ सकते हैं। सबसे पहले प्रेशर। ये उत्पन्न होता है जब एटम्स दीवारों या किसी अन्य सतह से टकराते हैं। अगर एटम्स का औसत मोशन किसी एक दिशा में होता है तो उसे हम विंड कहते हैं। उनकी रैंडम इंटरनल मोशन को हम हीट कहते हैं। कभी कभी कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये होती है एक्सेस डेंसिटी। जब ये पार्टिकल्स बाहर की ओर तेजी से भागते हैं तो वे आगे और पार्टिकल्स को धक्का देते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। इस एक्सेस डेंसिटी की वेव को हम साउंड कहते हैं। इतनी सारी बातों को समझ पाना अपने आप में एक ट्रिमेंडस अचीवमेंट है। पार्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? उस समय 1920 के आसपास ऐसा माना जाता था कि 92 प्रकार के एटम्स होते हैं, 92 टाइप्स के, यानी कुल 92 अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स जिनका स्वतंत्र अस्तित्व था और जिन्हें खोजा गया था। इन एटम्स के नाम उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर रखे गए थे। अब अगला प्रश्न यह था कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस क्या होते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन एक ऑक्सीजन को क्यों आकर्षित करता है, या कभी कभी 2 को, लेकिन 3 ऑक्सीजन को नहीं। एटम्स के बीच इंटरैक्शन की यह प्रक्रिया किस मशीनरी से संचालित होती है, किस यंत्रणा से चलती है? क्या यह ग्रेविटेशन से चलती है? तो इसका उत्तर है नहीं। ग्रेविटी इस स्तर पर बहुत ही कमज़ोर है। अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसा फोर्स है जो ग्रेविटी की तरह ही है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये फोर्स बहुत अधिक शक्तिशाली है, इनॉर्मसली मोर पावरफुल है। और इसमें एक बड़ा अंतर है। ग्रेविटी में सभी चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है, लेकिन ये फोर्स, इस फोर्स में 2 प्रकार की चीज़ें पॉसिबल है। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और इस शक्तिशाली इंटरैक्शन को कैरी करने वाली चीज़ को कहते हैं चार्ज। तो हमारे पास वास्तव में क्या है? मान लीजिए हमारे पास 2 विपरीत चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस, जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और बहुत पास पास रखने पर चिपक जाते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ दूरी पर एक तीसरा चार्ज मौजूद है, क्या वह इन दोनों को महसूस करेगा? उत्तर है लगभग नहीं, क्योंकि अगर पहले दोनों चार्जेस बराबर मात्रा में हैं तो
एक के लिए जो अट्रैक्शन है वो दूसरे के लिए रिपल्शन हो जाएगा और वे फोर्सेस आपस में संतुलित हो जाएंगे। इसलिए किसी भी सार्थक दूरी अप्रिशिएबल डिस्टेंस पर बहुत कम फोर्स महसूस होता है। लेकिन दूसरी ओर अगर तीसरा चार्ज बहुत पास आ जाए तो अट्रैक्शन उत्पन्न होता है, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जिससे अनलाइक चार्जेस पास आने लगते हैं और लाइक चार्जेस दूर जाते हैं। इस स्थिति में रिपल्शन अट्रैक्शन से कम हो जाता है। यही कारण है कि एटम्स जो कि प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक चार्जेस से बने हुए होते हैं, जब वे एक दूसरे से दूर होते हैं तब उनके बीच बहुत कम फोर्स होता है, लेकिन जब वे पास आते हैं तो वे एक दूसरे के भीतर झांक सकते हैं, यानी एक दूसरे की चार्ज स्ट्रक्चर को महसूस कर सकते हैं और अपने चार्जेस को रीअरेंज कर सकते हैं, जिससे एक बहुत मजबूत इंटरैक्शन उत्पन्न होता है। एटम्स के बीच इंटरैक्शन का अंतिम आधार इलेक्ट्रिकल ही होता है। चूँकि ये फोर्स बहुत ही इनॉर्मस है, इसलिए सभी प्लसेस और माइनसेस सामान्यतः आपस में जितना संभव हो उतना नज़दीकी संयोजन बनाकर संतुलित हो जाते हैं। तभी वस्तुएं, यहाँ तक कि हम स्वयं भी, अत्यंत सूक्ष्म रूप से बनी हुई हैं और उनमें प्लस और माइनस पार्ट्स बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं, जो आपस में पूरी तरह संतुलित रहते हैं। कभी कभी संयोगवश हम कुछ माइनसेस या कुछ प्लसेस को रगड़ कर अलग कर देंगे। आमतौर पर माइनसेस को अलग करना आसान होता है और ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिकल फोर्स असंतुलित हो जाता है। तब हम इन इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शंस को प्रभाव और उनके प्रभावों को देख सकते हैं। ये समझने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी अधिक शक्तिशाली है ग्रेविटेशन की तुलना में, एक उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए ग्रेन्स ऑफ सैंड है, प्रत्येक लगभग 1 मिलीमीटर के आकार का, और वे 30 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अगर उनके बीच का फोर्स संतुलित न हो, यानी अगर हर चीज़ को आकर्षित करती हो और लाइक चार्जेस रिपेल का नियम अगर ना हो, सिर्फ अट्रैक्शन ही हो, तो उनके बीच कितना फोर्स होता? उत्तर है उनके बीच लगभग 3 मिलियन टन का फोर्स होता। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स उत्पन्न करने के लिए केवल बहुत ही छोटा एक्सेस या डिफिसिट, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, उसकी थोड़ी सी असमानता पर्याप्त होती है। यही कारण है कि आप किसी वस्तु में इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड और अनचार्ज्ड होने का फर्क आसानी से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते। इसमें इतने कम पार्टिकल्स शामिल होते हैं कि वे वस्तु के वजन या आकार में कोई उल्लेखनीय फर्क नहीं लाते। ये उदाहरण ब्यूटीफुली दर्शाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में जो शांति और स्थिरता है वह वास्तव में शुद्ध संतुलन है, परफेक्ट बैलेंस है। और अगर यह संतुलन थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो नेचर की ताकतें कितनी जबरदस्त रूप से सामने आ सकती है। इस पिक्चर के साथ एटम्स को समझना पहले की तुलना में आसान हो गया था। ऐसा माना गया कि प्रत्येक एटम के केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और बहुत भारी भी होता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बहुत हल्के और नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। अब हम अपनी कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यह कहने के लिए कि न्यूक्लियस के भीतर 2 प्रकार के पार्टिकल्स पाए गए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये दोनों लगभग समान वजन के होते हैं और बहुत भारी होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हो और इसके चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन्स, सामान्य मैटर की दुनिया में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम केमिकल टेबल में 6ठा एटम होगा जिसको हम कार्बन कहते हैं। इसी तरह एटम नंबर 8 को ऑक्सीजन कहा जाता है, एंड सो ऑन, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटम के बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर निर्भर करते हैं और वास्तव में केवल इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पर। इसलिए किसी पदार्थ के केमिकल गुण केवल एक संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है। असल में केमिस्ट्स द्वारा बनाए गए सभी सब्सटेंसेस की सूची को, यानी एलिमेंट्स की सूची को 1, 2, 3, 4, 5 आदि ऐसे भी नामित किया जा सकता था। उदाहरण के लिए कार्बन कहने के बजाय हम एलिमेंट 6 कह सकते थे।
मतलब जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन जब ये तत्व पहली बार खोजे गए थे तब ये ज्ञात नहीं था कि उन्हें इस तरह क्रमांकित किया जा सकता है। और दूसरी बात, ऐसा करने से सब कुछ काफ़ी जटिल और अनाकर्षक लगने लगता। इसलिए इन सब चीज़ों के नाम और सिंबल्स रखना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम हर चीज़ को केवल नंबर से बुलाएं। इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में और भी चीज़ें खोजी गई। इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन की जो सामान्य व्याख्या थी वह ये थी कि वस्तुएं एक दूसरे को सीधा आकर्षित करती है, प्लस और माइनस के बीच आकर्षण होता है। लेकिन बाद में यह पाया गया कि व्याख्या पूरी तरह पर्याप्त नहीं है। इस स्थिति को व्यक्त करने का एक अधिक उपयुक्त तरीका यह है कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है तो वह किसी न किसी रूप में स्पेस को विकृत करता है या उसमें एक विशेष कंडीशन बना देता है, जिससे जब हम कोई नेगेटिव चार्ज वहाँ रखेंगे तो वह एक फोर्स महसूस करेगा। इस फोर्स उत्पन्न करने की संभावना को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम कहते हैं कि उस पर पुल किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। इससे हमें 2 नियम मिलते हैं। चार्जेस एक फील्ड बनाते हैं और चार्जेस जब किसी फील्ड में होते हैं तो उन पर फोर्स लगता है और वे मूव करते हैं। इसका कारण तब स्पष्ट होगा जब हम निम्नलिखित घटनाओं पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए हम किसी वस्तु जैसे कि कॉम्ब है उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं और फिर कुछ दूरी पर एक चार्ज्ड पीस ऑफ पेपर रख देते हैं। अब अगर हम उस कॉम्ब को आगे पीछे हिलाएंगे तो वह कागज़ हर बार उसी की दिशा में मुड़ता रहेगा, वह कॉम्ब की ओर संकेत करता रहेगा। अगर हम कॉम्ब को तेज़ी से हिलाएंगे तो यह देखा जाएगा कि कागज़ थोड़ा पीछे रह जाता है, यानी उसके रिस्पॉन्स में थोड़ी देर लगाता है, डिले हो जाता है। शुरुआत की अवस्था में जब हम कॉम्ब को धीरे से हिलाएंगे तो हमें एक और जटिलता दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस का संबंध चार्जेस के आपसी मोशन से होता है। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्सेस वास्तव में एक ही फील्ड के 2 अलग अलग रूप हैं, एक ही चीज़ के 2 पहलू। एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकती जब तक उसमें मैग्नेटिज्म शामिल ना हो। अब यदि हम उस चार्ज्ड पेपर को और अधिक दूरी पर ले जाएं तो देखा जाता है कि डिले और बढ़ जाता है। इसके बाद एक बहुत दिलचस्प बात देखने को मिलती है। हालांकि 2 चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के बीच का फोर्स दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन जब हम किसी चार्ज को शेक करते हैं तो उसका प्रभाव अपेक्षा से कहीं अधिक दूरी तक पहुंच सकता है। अर्थात उसका प्रभाव दूरी के साथ उतनी तेज़ी से घटता नहीं जितना इन्वर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से घटना चाहिए। इसकी एक उपमा या एनालॉजी है। मान लीजिए कि हम पानी के एक तालाब में हैं और पास में एक फ्लोटिंग कॉर्क तैर रहा है। हम उसे सीधे नहीं छूते बल्कि एक दूसरे कॉर्क से पानी को हिलाते हैं और इनडायरेक्टली पहले वाले कॉर्क को मूव करते हैं। अगर आप केवल इन 2 कॉर्क्स को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक की हलचल से दूसरी तुरंत हिल गई, जैसे कि उनके बीच कोई सीधा कनेक्शन हो। लेकिन वास्तव में ये हो रहा है कि हम पानी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और वही डिस्टर्ब्ड वाटर दूसरी कॉर्क को हिलाता है। हम एक ऐसा कानून बना सकते हैं कि अगर पानी में थोड़ा सा धक्का लगाएंगे तो पास में रखा कोई ऑब्जेक्ट हिल जाएगा, लेकिन अगर दूसरा कॉर्क दूर होगा तो वह मुश्किल से हिलेगा, क्योंकि पानी को स्थानीय रूप से लोकली हिलाया गया था। दूसरी ओर अगर हम कॉर्क को जिगल करेंगे, ऊपर नीचे हिलाते ही रहेंगे, यानी उसे तेज़ी से झटके देना शुरू करेंगे, तो इसमें एक नया फेनोमेनन दिखाई पड़ता है जिसमें पानी की गति आगे के पानी को हिलाती है और इस तरह वेव बन जाती है और वो वेव दूर तक फैलती है। इस तरह की ऑसिलेटरी इन्फ्लुएंसेस को केवल डायरेक्ट इंटरैक्शन से नहीं समझा जा सकता, ये अलग फेनोमेनन है। इसलिए सीधे इंटरैक्शन की धारणा को हटाकर हमें यह मानना पड़ता है कि कोई माध्यम मौजूद है, कोई मीडियम मौजूद है, और इस उदाहरण में वह पानी है। इलेक्ट्रिकल केस में वह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेव्स को ले जा सकती है। इन वेव्स में कुछ को हम लाइट के रूप में जानते हैं और कुछ को हम रेडियो ब्रॉडकास्ट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सभी को मिलाकर जो सामान्य नाम दिया जाता है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
ये ऑसिलेटरी वेव्स विभिन्न फ्रिक्वेंसीज पर हो सकती है। असल में एक वेव को दूसरी वेव से अलग करने वाली एकमात्र चीज़ है उसकी फ्रिक्वेंसी। अगर हम किसी चार्ज को आगे पीछे बहुत तेज़ी से शेक करेंगे और उसके प्रभाव को देखेंगे तो हमें प्रभावों की एक पूरी श्रृंखला मिलती है। ये सभी प्रभाव केवल एक संख्या से परिभाषित किए जा सकते हैं और वह संख्या, वह नंबर है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी कि फ्रिक्वेंसी। हम जो सामान्यतः पिकअप अनुभव करते हैं यानी किसी इमारत की दीवारों में बिछे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में बहने वाले करंट से जो प्रभाव मिलता है उसकी फ्रिक्वेंसी लगभग 100 साइकिल्स पर सेकंड होती है। अगर हम फ्रिक्वेंसी को 500 या 1000 किलो साइकिल्स पर सेकंड तक बढ़ा दें तो हम कहते हैं कि हम ऑन द एयर हैं। ठीक है, 1000 किलो साइकिल यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो इतना बढ़ाएंगे तो हम कहते हैं हम ऑन द एयर है, यानी कि हम रेडियो में बात कर रहे हैं, क्योंकि यही फ्रिक्वेंसी रेंज रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए उपयोग की जाती है। हालांकि इसका एयर से कोई संबंध नहीं है। रेडियो ब्रॉडकास्ट बिना हवा के भी संभव है। यदि हम फ्रिक्वेंसी और बढ़ाएं तो हम उस रेंज में पहुंच जाते हैं जिसका उपयोग एफएम और टीवी के लिए किया जाता है। और आगे बढ़ने पर हम कुछ विशेष शॉर्ट वेव्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि रडार के लिए। और जब हम फ्रिक्वेंसी को और भी बढ़ाते हैं तो हमें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। अब हम उसे मानव आँख से देख सकते हैं। जब फ्रिक्वेंसी का मान 5 × 10⁻14 से लेकर 10⁻15 साइकिल्स पर सेकंड के बीच होता है, तो अगर हम किसी चार्ज्ड कॉम को इतनी तेज़ी से ऑसिलेट कर सकेंगे तो हमारी आँखें उसे रेड, ब्लू या वायलेट लाइट के रूप में देख पाएंगी। यह इस पर निर्भर करता है कि फ्रिक्वेंसी कितनी है। बस इस रेंज से नीचे की फ्रिक्वेंसी को इंफ्रारेड कहते हैं और इस रेंज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी को अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। हमारी आँखें एक खास फ्रिक्वेंसी रेंज को देख सकती हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा हमें विशेष लगता है, ये वाला हिस्सा। हालांकि फिजिसिस्ट के दृष्टिकोण से यह हिस्सा स्पेक्ट्रम के अन्य भागों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु मानव दृष्टिकोण से यह निश्चित से ही ज़्यादा रोचक है। अगर हम फ्रिक्वेंसी को और बढ़ाएंगे तो हमें मिलते हैं एक्सरेज। एक्सरेज वास्तव में कुछ और नहीं बल्कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के लाइट ही होते हैं। अगर हम और ऊपर जाएंगे तो हमें मिलते हैं गामा रेज। एक्सरेज और गामा रेज, ये दोनों शब्द लगभग समानार्थी या सिनोनिमस रूप में उपयोग किए जाते हैं। आमतौर पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज न्यूक्लियस से निकलती हैं उन्हें गामा रेज कहा जाता है, और जो एटम्स से उच्च ऊर्जा के रूप में निकलते हैं उन्हें एक्स रेज कहा जाता है। लेकिन जब उनकी फ्रिक्वेंसी एक जैसी होती है तो वे भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग नहीं होती, चाहे उनका स्रोत कुछ भी हो। अगर हम फ्रिक्वेंसी को और भी ऊपर, जैसे कि 10⁻24 साइकिल्स पर सेकंड तक लेके जाएं, तो हमें पता चलता है कि हम ऐसी तरंगों को आर्टिफिशियली बना सकते हैं। उदाहरण के लिए सिंक्रोट्रॉन जैसे यंत्रों की मदद से। यहाँ कैलटेक में हम ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना सकते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही अधिक होती है। यहाँ तक कि ऐसी वेव्स भी जिनके ऑसिलेशंस कॉस्मिक रेज में पाई जाने वाली वेव्स से 1000 गुना तेज़ हो सकती है। लेकिन कॉस्मिक रेज में पाई जाने वाली इन वेव्स को हम नियंत्रित नहीं कर सकते।